Good morning, students. Today we are going to study a new chapter that is matter. तो अब जो हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर, ठीक है। तो एक चीज समझना है यहाँ पे, मैटर चैप्टर जो है हमारा, अभी मैं यहाँ पे फिजिक्स पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन ये मैटर चैप्टर आपका केमिस्ट्री सिलेबस में भी आता है। तो मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा और जो चीजें आपकी फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं दी हुई है, वो भी पढ़ाऊंगा। जो केमिस्ट्री में दी हुई है, फिजिक्स में नहीं दी हुई है, वो चीजें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंबाइन करके एक ही लेक्चर में आपको दोनों चीजें पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इस टाइम हम लोगों को काफी टाइम वेस्ट हो चुका है लॉकडाउन में। ओके, तो एक चीज और समझ लो, ये वीडियो बना रहा हूँ क्लास 8 आईसीएसई बच्चों के लिए, लेकिन ये वीडियो 9th क्लास के जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने जा रहा है, क्योंकि ये जो मैटर चैप्टर है ये क्लास 8 में दिया होता है आईसीएसई बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में यही चैप्टर जो है आपका क्लास 9th में दिया होता है। तो ये दोनों बच्चों के लिए यूजफुल होगा, क्लास 8 आईसीएसई वालों के लिए, क्लास 9 सीबीएसई वालों के लिए। सेकंड थिंग जो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मेरा यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल आएगी, वहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन सारी चीजें एक अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ में आपको आपके रियल लाइफ से रिलेट करा करके अच्छी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत आसान चैप्टर होता है मैटर। और मैटर केवल अपने आप में एक चैप्टर ही नहीं होता। मैटर आप केवल यहाँ पे आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन मैटर अपने आप में सब कुछ है, समझ रहे हो। मैटर आपकी केमिस्ट्री के फाउंडेशन को तैयार करता है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री में हम केवल और केवल मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैटर में चेंज कैसे लाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हैं, इसकी पूरी स्टडी को आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है, ये सारी चीजें किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि हाँ, यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की बिल्कुल एक फाउंडेशन तैयार होने जा रही है, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना। अब मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर हमारा जो मैटर स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे पीडीएफ फाइल से। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉपिक आया हमारा क्या, मैटर। अब एक चीज समझिए कि जो हमारा मैटर है ये हमारा टॉपिक हो गया। अब मैटर के बारे में सबसे पहले तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं जो आप लोगों की बुक्स में दी हुई होती है, बाद में नीचे चल करके हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहले हम लोग मैटर की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा हमें मैटर क्या होता है। फिर मैटर के बारे में हमें डिटेल पढ़नी है। डिटेल पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कैसे मैटर में चेंजेस आते हैं, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को जज करते हैं, कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक। फिर रोल ऑफ मैटर, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, वो पूरी कंप्लीट स्टडी होती है मैटर की, ठीक है। तो उसमें और यही हो गया इस रोल ऑफ मैटर। और दूसरी चीज, यूनिवर्स की फोटो दे रखा हूँ, ये क्यों दिया हूँ ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। जब मैटर डेफिनेशन समझ लोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने यूनिवर्स की फोटो क्यों दे रखी है यहाँ पे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी मैटर की। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोगों को डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, समझ लो। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट आप बुक ही देख लो अपनी, तो पूरी बुक को एक साथ तो नहीं पढ़ाने बैठ जाते ना, अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाते हैं, फिर उनको आपस में रिलेट करते हैं। उसी तरीके एक चैप्टर को भी कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। खैर, हम लोग अगर चैप्टर की बात ना करें, मान लीजिए हम कह दें ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग में कई तरह के इंसान हो गए, कुछ लंबे हो गए, कुछ छोटे हो गए, कुछ मोटे हो गए, कुछ पतले हो गए, है ना, अलग अलग तरीके हो गए। लिविंग बीइंग की बात करें, जो लोग जीवित हैं, लिविंग बीइंग, तो लिविंग बीइंग में कुछ एनिमल्स हो जाते हैं, कुछ ह्यूमन हो गए, प्लांट्स भी लिविंग बीइंग में आता है। तो अलग अलग करके एक इस अलग अलग स्टडी करके तब हमें वो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम मैटर को पढ़ते हैं तो एक साथ पूरा मैटर पढ़ने नहीं बैठ जाते। वो तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, लेकिन जब हमें पूरी कंप्लीट स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैटर है तो कई तरीके का होगा ना, कुछ होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे, तो उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्या करेंगे, तीन तरीके से यहाँ पे देखो बेसिस बेस्ड दिखाया हुआ है यहाँ पे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, किन बेसिस मतलब किन चीजों के आधार पर हमने ये इनको डिवाइड किया, मैटर को किन चीजों के आधार पे हमने डिवाइड किया है, ये देखो। बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट,
उनके जो पार्टिकल्स हैं यानी जिनसे वो बने हुए हैं उनको कैसे हम उनके बेस पे वो कैसे अरेंज हैं उनके बेस पे हमने डिवाइड किया। पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है उनके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। और उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसेस क्या है, उन पार्टिकल्स कहते क्या है, ये सारी चीजें जब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा कि ये तो केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देख लीजिए, ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, फिर नीचे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे, ओके। फिर यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है हमारे पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आपको क्लास 8 में दे दिया गया है एक केवल इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि काइनेटिक थ्योरी का एक्चुअल में रोल क्या होता है, तो ये आपको समझ में आएगा क्लास 11th में। जब आप क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन समझ में आएगा, और इसका क्या यूज होता है हमारी लाइफ में वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन आपको दिया ही है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया ही जाएगा। क्लास 8 में एक्चुअली क्या होता है कि सारे बच्चे थोड़ा अभी नए होते हैं, ठीक है, फिजिक्स को लेकर के। तो 6th से आई होती है आपकी फिजिक्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाता है ना। एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, बाद में 9th 10th में आप जाओगे थोड़ा सा आपको लेवल अप होगा, और जब 11th 12th में जाओगे तो बिल्कुल एक एक चीजें आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। फिर अब 3 तरीके मेनली तो देखो 5 टाइप के हो गए, हमारे ऊपर लिखा हुआ था, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की 3 चीजों की हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो एक नया टर्म आता है आपके लिए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें तो ये टर्म आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा कि, और लेकिन मैंने यहाँ पे दिया किस लिए, ये आपका क्लास 11 का टॉपिक हो जाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहाँ पे आपका ये जो कोहेजन दिया हुआ है ना डार्क में, ये कोहेजन, कोहेजन और एडेशन, ये 2 चीजें होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और आपकी बुक में ये दिया भी होता है। अब कोहेजन और एडेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो आती कहाँ से? सरफेस टेंशन से ही आती है। इसीलिए आपको सरफेस टेंशन पढ़ना पहले जरूरी हो जाता है कि सरफेस टेंशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और सरफेस टेंशन मैंने इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि इसका आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रोल होता है। आप कुछ भी करें, आप कपड़ा धुलें, बर्तन धुलें, मतलब कुछ भी करते हैं, सरफेस टेंशन उसमें लग जाता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे करके आपको समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, ओके। फिर यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हो गए, सारे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो अलग अलग स्टेट्स हमने पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। अब वो आपस में चेंज कैसे करेंगे, उनको किस किस कंडीशन पे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। और इसके बाद बिल्कुल लास्ट में एक हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो क्या है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसके बारे में एक चीज समझिए कि एंटोनी लिवॉइजियर ने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। डिस्कवरी की तो की, नॉर्मली अगर आप अपनी रियल लाइफ में सोचें तो कोई भी मास है, मान लीजिए कि कोई आपने पेपर ले लिया, ठीक है। तो पेपर का जो आपका मास होगा, आपने उसको वजन कर लिया, आपने उसको नाप लिया, ठीक। उसको आपने बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद आप सोचोगे यार वो तो बर्न हो गया, उसका मास खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपका जो पेपर है उसका जो ओरिजिनली जो मास था, वही मास एक्चुअल में भी लास्ट तक रह जाएगा, ये समझ लीजिए। कुछ पेपर बना और कुछ आपके ऐश बच गए, जो राख होती है। अगर उस राख का मास ले लें और जो वेपर बना है उसको किसी तरीके से कलेक्ट करके उसका मास कैलकुलेट करें, तो जो ओरिजिनली जो पेपर का मास था और जो बाद में वेपर और ऐश का मास है, वो दोनों सेम होगा। तो यहाँ से आपका क्या क्लियर हो जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि मास को हम ना तो बना सकते हैं और ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कई लोग बचपन में ऐसा भी सोचते हैं ना कि जैसे घर बनते चले जा रहे थे, बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं, लोग, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है, और लोग तो ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि तुम धरती पे बोझ हो, है ना। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बोझ बोझ कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में जितना मास पहले था
उतना ही मास बाद में भी है, एक फॉर्म से दूसरे का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ये समझो कि अगर कोई बिल्डिंग आपकी तैयार हो रही है, ईंट से बन रही है ना, तो अब ये सोचो कि ईंट तो इतना वजन हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई, कितना मास बढ़ गया। लेकिन वो ईंट आई कहाँ से? कहीं ना कहीं खुदाई हुई, मिट्टी से बनी ईंट, है ना। तो कहीं कहीं से मास कम हुआ तो एक जगह बन गया, ये समझो। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे कुछ हम लोग एग्जांपल्स अच्छी तरीके से भी समझेंगे। फिर से हम आते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से हमने एंड किया था, जहाँ से हमने इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। प्लीज वेट अ मिनट, लेट इट बी ओपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी बुक वाली डेफिनेशन ये होती है कि इट इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, वो क्या हो गई? मैटर। अब एक चीज समझो कि मास क्या होता है। मास का मतलब ये है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ उनका वजन होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ पे वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मास है तो वेट होगा ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी? मास की। अगर कोई पेन है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। कोई भी चीज जो आप देख रहे हो, टच कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा ही होगा। उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, और कोई भी पार्टिकल बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कभी सोचो कोई चीज जिसका वजन ही ना हो, और वो एक्चुअल में हमारे नेचर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब फीलिंग की बात नहीं की करेंगे यहाँ पे। फीलिंग मतलब कि अगर कह दो कि लव का कुछ वजन होता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। माना जा सकता है केवल हार्ट के लिए लोग अपनी भावनाओं पे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका कुछ मास नहीं होता है। लेकिन अगर हम फील करें एयर को, तो एयर कुछ ना कुछ तो मास लेती है ना। अगर हम बलून का ओरिजिनली मास देखें तो कुछ होगा। अगर उसको बलून को फुलाने के बाद उसके अंदर जब एयर भर जाती है, उसके बाद बलून को अगर हम वेट करें, तो कहीं ना कुछ बहुत थोड़ा सा ही वजन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। यानी कि एयर का भी मास होता है। तो जिन 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 चीजों का हमारे पास मास होता है, उन चीजों को हम क्या कह सकते हैं? मैटर। मास होने के साथ साथ उन्हें जगह भी लेनी पड़ेगी, ऑक्यूपाइज अ स्पेस। यानी कि वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को। अगर आप 1 लीटर पानी ले लें, तो वो बॉटल में जगह ले लेता है ना। तो बॉटल में जगह ले लिया, अब उतनी जगह पे आप दूसरा वाटर रख सकते हो क्या? और पानी डालोगे तो लेवल अप हो जाएगा। यानी कि जितना पानी वो आ गया एक बार बॉटल में, अब उससे ज्यादा उसमें आ नहीं पाएगा, क्योंकि अब उससे ज्यादा उसने एक अपनी पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। कुछ लोग अभी यहाँ पे उनके मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम कलर डाल दें, कलर तो डिजोल्व हो गया लिक्विड में, तो उतनी ही जगह पे आ गया। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट यहाँ पे देखेंगे, तो लिक्विड के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है। तो जब हम कलर डालते हैं, तो वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर के कलर पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। तो यानी कि अलग से जो स्पेस खाली थी वहां पे वो गए, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने जो जगह ले रखी थी वहां पे कोई नहीं आ पाया, है ना। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो मास और वॉल्यूम, कोई चीज ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी के पास मास है और वॉल्यूम ले रहा है, तो यानी कि वो चीज क्या हो गई? हमारे पास मैटर हो गई। आगे हम लोग अभी डिटेल डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि कैसे हम किन चीजों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग मैटर्स को, है ना। मान लीजिए कि आपके पास चीनी और नमक है, दो चीजें हो गई। तो चीनी और नमक को आपको अगर डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है, पहचानना है कि कैसे अलग अलग हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कैसे आप जानेंगे? चीनी मीठी होती है, नमक जो है खट्टापन होता है ना। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, सोर टेस्ट होता है। तो यहाँ से टेस्ट के बेसिस पे अलग कर दिया हमने। अगर हमने कहा कि गोल्ड और आयरन दो चीजें हैं, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? इनको हम कलर के बेसिस पे कर सकते हैं। आयरन जो है ब्लैक कलर का होगा, गोल्ड होगा गोल्डन कलर का होगा। कलर के बेसिस पे हमने डिस्टिंग्विश कर दिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। गोल्ड और आयरन की अगर बात करें तो एक तरीके से और हो सकता है। अगर हम मैग्नेट की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो गोल्ड, दोनों होते थे मेटल हैं, लेकिन आयरन जो होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है। और गोल्ड नहीं होता, गोल्ड को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि परफ्यूम विनेगर, दो चीजें दे रखा है, परफ्यूम हो गया, विनेगर हो गया। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस करना है, तो कैसे करेंगे? स्मेल से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? परफ्यूम की खुशबू अच्छी होती है, विनेगर की खुशबू अच्छी नहीं होती है। तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना।
आगे मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, ये पीडीएफ भी आपको अलग से भेज दिया जाएगा, ठीक है। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू. Atoms and compounds are all made up of very small parts of matter. Those atoms go on to build the things you see and touch every day. Matter is defined as anything that has mass and takes up space. ये लाइन तो आपकी पुरानी वाली लाइन हो गई, ठीक। पहली लाइन पे जाएं, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। मैटर आपके अराउंड जो कुछ भी है, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पेन कॉपी होगी, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो जो स्क्रीन है वो भी मैटर हो गई, जो आपके हाथ में पेन है वो भी मैटर हो गई, आप खुद भी मैटर हो गए। अभी आगे चल करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद कैसे मैटर हो गए, ठीक है, पंच तत्व वाली कॉन्सेप्ट। और एटम्स एंड कंपाउंड्स आर ऑल मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैटर। एक चीज समझिए कि कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, और ये कैसे एटम्स जो होते हैं कैसे एक मैटर थिंग को हमारे बनाते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी चीज को ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, तो उसको आपने ब्रोक टायर करना स्टार्ट किया, ठीक है। आपने उसको बीच से कट किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड करते जाइए, काटते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए। एक लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी आपके पास जब आप उसको कट नहीं कर सकते, बिल्कुल एकदम छोटा सा हो चुका होगा कि अब उसको आप कट नहीं कर सकते हो। तब क्या करें? तब की कहानी ये होती है कि अगर उसको फिर भी अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखें तो काफी बड़ा दिखता है। आप सोचिए कि अगर उसको किसी तरीके से फिर से कई बार काट कर लिया जाए तो क्या होगा। तब हम कह सकते हैं कि उसके बाद एक एक कभी ना कभी तो एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी ही आएगी ना, कि जब हम ये कह सकें कि जो है अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तब वाली स्टेज जो होती है, तब वो क्या बन चुका होता है, एटम। और यहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। जब आप कोई भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। लेकिन एक्चुअल में एटम्स के अंदर भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, मैं आपको क्लियर नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। और वो एटम जो छोटे छोटे हो गए बिल्कुल एकदम माइन्यूट से, वो मिलकर के क्या बनाएंगे, कई सारे मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और फिर वो मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। अभी जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जो ब्लू कलर से दिख रहा था, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट देखी थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। वहां पे जो ब्लू कलर से था वो क्या था, मॉलिक्यूल्स था। अभी नीचे चलेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। और यही एटम्स क्या करते हैं, मिलकर के मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलकर के मैटर बनाया। यानी कि जो भी चीज आपकी आप देख रहे हो, टच कर रहे हो डेली, आपकी डेली लाइफ रूटीन में यूजफुल होने वाली चीजें जितनी कुछ भी हैं, वो सारी चीजें किससे बनी होती हैं, एटम से बनी होती हैं। फिर रोल ऑफ मैटर मैंने 2 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी होती है। फिर यूनिवर्स की फोटो। अब एक चीज समझो कि मैंने आपसे कह दिया कि दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी चीजें हैं जिनका कुछ मास है, ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, वो सारी चीजें क्या हो गई, मैटर। यूनिवर्स की फोटो आपको ये याद दिलाएगी कि सारी चीजें क्या हो गई, मैटर हो गई। यूनिवर्स में आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, स्टार हो गया, स्टार के अंदर की गैसेस हो गई, गैस भी तो होती है ना, मैटर। फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ रॉक्स होती हैं, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स वगैरह, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। और उसके बाद फिर अगर हम आगे चलते हैं नोट पे, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे कहा ना पंच तत्व की कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये आपने कहाँ सुना होगा, कहते हैं ना कि हमारे शरीर पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में विलीन होता है। तो ये जो पांचों तत्व हो गए ना, यही मैटर होता है एक्चुअल में। हमने कह दिया एयर मैटर है, अर्थ मैटर है, फायर मैटर है, स्काई मैटर है, वाटर मैटर, ठीक है। ये पांचों तत्व जो है हमारे, ये क्या हो गए, हमारे मैटर हो गए। हमारा शरीर जो है मैटर से बना हुआ है, और जब फाइनली मैटर में ही कन्वर्ट होता है। और अब कुछ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ पे हम किन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से बना होता है। उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मॉल होते हैं। एटम भले ही हमने कह दिया सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन एटम जो कई सारे मिल भी गए ना, तो भी मॉलिक्यूल जो बनता है ना, वो भी बहुत स्मॉल ही होता है, बहुत ही टाइनी होता है। टाइनी का मतलब बहुत छोटा होता है।
तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होती है। सॉलिड में भी कम होती है लेकिन होती जरूर है, कुछ ना कुछ स्पेस आपके में होगी जरूर। और तीनों सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में अलग अलग तरीके की स्पेसेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब समझ, दो मॉलिक्यूल के बीच में। और पार्टिकल्स के जो होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, हमेशा वो मोशन करते रहेंगे, चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैस का हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से मोशन करेंगे, सॉलिड में कम मोशन करेंगे, लिक्विड में ज्यादा मोशन करेंगे, गैस में और भी ज्यादा मोशन करेंगे, लेकिन मोशन तीनों में करेंगे। और पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा पार्टिकल्स है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, एक बॉन्ड बना होता है उनके बीच में। नहीं तो आप सोचो कि अगर मोशन कर रहे हैं, भाग ना जाते। लिक्विड है आपका, पानी एक जगह पे रह जाता है ना, अपने जैसे आप पानी गिराते हो तो कहीं ना कहीं कुछ भागता है कि नहीं भागता है, एक तरफ बहने लगता है, जिधर जगह पाएगा उधर बह जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थोड़ा सा कम होता है, और कॉन्टिन्यूस मोशन तो कर ही रहे। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में आपस में कम हो गया, इस वजह से वो तेजी से मूव कर जाते हैं। अभी हम आगे डायग्राम के थ्रू यही चीजें एक्सप्लेन करेंगे। और अब बात करें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की। पहले ही बता दिया कि अलग अलग तीन तरीके से हम लोग इनको जो है डिस्टिंग्विश करेंगे, और इन बेसिस पे किया पार्टिकल के अरेंजमेंट में किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, किस तरह से उनकी एनर्जी हो रही है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसेस हैं, उनके बेस पे कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे मैटर को। और 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आज तक बनाई देखी गई हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। 5 हो गए आपके, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गई। इन तीनों के बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो गए। सॉलिड क्या हो गया, आपकी पेन कॉपी, पेन कॉपी, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें क्या हो गई, सॉलिड हो गई। लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड तो आप जानते हैं, पानी हो गया, जूस हो गया, और ऐसी चीजें जो लिक्विड हैं, आप कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सारी चीजें किस में हो गई, आपकी लिक्विड हो गई। गैस की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हमारे एयर में पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई, गैस हो गई। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है, जल फॉर्म में होता है। ये सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर टाइप होता है। जल आपने देखा, बाल में लगाने वाला है जल, शैम्पू, ये सारी चीजें क्या हो गई, प्लाज्मा फॉर्म में हो जाती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो आगे भी हम लोग प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का थोड़ा सा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। पहले देखो, फोटो देख लीजिए आप लोग, ये सॉलिड की, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, बिल्कुल देखिए मॉलिक्यूल्स, ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड है कि नहीं बॉन्डेड है। यानी कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है वो क्या है, एकदम स्ट्रांग हो गई है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है ना। इसी कारण से स्पेस, अब खुद सोचो कि अगर आपस में अट्रैक्शन बढ़ गया तो स्पेस कम हो जाएगी, है ना। और कंटिन्यूअस मोशन में भले ही कर रहा है लेकिन ये अब भाग नहीं पाएगा, एक इनकी फिक्स्ड हो जाएगी शेप। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आपका कम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस बढ़ गई, है ना। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गैस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफी ज्यादा स्पेस हो जाती है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिल्कुल कम हो जाता है, एकदम बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कोई भी चीज होती है, पेन, कॉपी, पेपर, इनकी क्या होती है, एक फिक्स्ड शेप हो जाती है। ऐसा नहीं कि पेपर अभी आपका रेक्टेंगल है तो थोड़ी देर बाद स्क्वायर शेप में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। जिस शेप में बना दिया गया वो उसी शेप में रह जाएगा। और डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कि जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, है ना। तो मान लीजिए आपकी पेन है, वो जितनी जगह पहले ले रही थी उतनी जगह बाद में भी लेगी, चाहे जो हो जाए। अपने आप उसका साइज घटता बढ़ता तो है नहीं कि ज्यादा जगह ले लेगी। लिक्विड की बात करें तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अच्छा, कभी सोचो कि ग्लास में रख दिया हमने लिक्विड को, पानी रख दिया तो ग्लास की शेप ले ली। हमने उसे बाउल में रख दिया तो बाउल की शेप ले ली, है ना। अगर बकेट में रख दिया तो बकेट की शेप ले ली। तो मतलब ये जिस शेप में रख देंगे उस शेप में जिस कंटेनर में रखा गया उसकी ये शेप ले लेता है। फिर
ये इसका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो जितनी जगह वो मतलब समझ रहे हो ना कि जितनी जगह 1 लीटर पानी आपके बॉटल में लेगा उतनी ही जगह लेगा वो बाउल में भी लेगा, उतनी ही जगह वो लेगा अगर आपने उसको किसी बकेट में रख दिया है ना। ऐसा नहीं होता बकेट में रख दिया तो ज्यादा जगह लेने लग जाएगा, जितनी जगह लेनी है वो उतनी ही जगह लेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ये समझ लो। गैस की बात करें तो इनके पास ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अच्छा कभी सोचो कि बलून के अंदर उतनी ही एयर भर दिया आपने, ठीक, कुछ देर बाद बलून क्या होता है, छोटा हो जाता है ना। देखा है कि नहीं आपने, कंडेंस हो जाती है एयर, वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि वॉल्यूम भी इनका शेप नहीं कोई अगर उतनी ही गैस, मान लीजिए आपने 10 ग्राम गैस ले ली, एक किसी कंटेनर में आपने भर दी, ठीक, तो पूरे कंटेनर में उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो गया, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो गया। फिर आपने उतने ही गैस को किसी बड़े कंटेनर में रख दिया, तो अब क्या करेगा, वो बड़े कंटेनर की जो है शेप ले लेगा, बड़े कंटेनर की वॉल्यूम भी ले लेगा। तो यानी कि वो बार बार अपनी शेप भी चेंज कर रहा है, बार बार अपनी वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हो गया। लिक्विड में शेप नहीं फिक्स्ड है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। गैस की बात करें तो ना इनका शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स्ड है। फिर ये चार्ट आप अपने आप से बना लीजिएगा और नहीं तो मैं अलग से इसको फोटो भेज दूंगा, आप लोग बताइएगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट सॉलिड में। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है ना। लिक्विड की बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड से कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर पार्टिकल बोले या इंटर मॉलिक्यूलर बोले, ये बिल्कुल सेम होता है। एक्चुअल में जो पार्टिकल बोल रहा है मॉलिक्यूल को ही बोल रहा है। और गैस में ये चीजें बिल्कुल लार्जेस्ट होती हैं, इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंसेस होती हैं। सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है ये समझो, किसी भी चीज को हम कितना दबा सकते हैं। फोम होता है, फोम को बिल्कुल एक आप दबा सकते हो ना, कंप्रेस कर देते हैं हम लोग बिल्कुल एकदम, बच्चे बहुत करते हैं ये चीज, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन खैर सोप भी फोम भी जो होता है वो भी सॉलिड शेप में होता है लेकिन उसकी शेप अलग होती है। और इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो सॉलिड जो होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल हो गया, यानी अब उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इससे इससे कम क्या जगह लेगा, खुद ही सोचो, मॉलिक्यूल है वो अपने आप अपना साइज तो छोटा कर नहीं लेंगे। और अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड के बीच में स्पेसेस खाली है ना, अगर इसे हम जबरदस्ती कंप्रेस करें, जबरदस्ती दबाएं, तो कहीं ये स्पेस कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स अपने पास पास आ जाएंगे। तो यानी कि ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि ये इनके बीच में स्पेसेस होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। इनकम्प्रेसिबल है लेकिन ऑलमोस्ट है, यानी कि थोड़ा सा तो कंप्रेस करेगा। और गैस तो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, अगर इनको हम कंप्रेस कर दें। देखो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, बलून होता है, बलून में हम लोग एयर भर देते हैं और 1-2 दिन तक उसे वैसे ही रहने दो तो क्या होता है, बलून एकदम छोटा हो जाता है। छोटा नहीं हो जाए, और छोटा होने के बाद अगर आप उसे ध्यान से देखें तो फोड़ देते हैं, अंदर बलून के अंदर जो होता है लिक्विड लगा होता है, पानी लगा होता है, वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी, गैस को जब आप कंप्रेस करेंगे थोड़ी देर तक तो कंप्रेस होगा, गैस फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसके बाद जब आप उसको कंप्रेस करना चालू करेंगे तो वो अपना मतलब स्टेट ही चेंज कर देगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। जब हम लोग इंटर कन्वर्जन पे पढ़े टॉपिक पे चलेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक दूसरे में कैसे मिल जाए। खुद ही सोचो कि आपके रूम में एयर है, ठीक, आपने परफ्यूम मार दिया, तो परफ्यूम जब आप लगाते हो तो पूरे कमरे में फैल जाता है ना, अगरबत्ती जलाते हो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो यानी कि जो अगरबत्ती की खुशबू है, जो अगरबत्ती की एयर पार्टिकल जो निकल रहा है, उसके जो स्मोक निकल रहा है, वो सारे एयर से डिफ्यूज हो गया, कंबाइन हो गया, उसके आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्स्ड हो गए, है ना। मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स नहीं हुआ, उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें दूसरा मॉलिक्यूल आकर के बैठ गया, है ना। तो ये हो जाता है गैस की बात की। अगर हम सॉलिड की ही बात करें तो यहाँ इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे दूसरे आगे के चैप्टर्स में। और ये डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, कितना घने हैं ये। खुद ही सोचो कि जो जगह कम लेगा वो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो जगह ज्यादा लेगा उनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक। तो सॉलिड कम जगह में बैठ गया,
तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। लिक्विड इनसे ज्यादा जगह ली तो उसकी डेंसिटी जो होती है सॉलिड से कम हो जाती है। गैस जो है और भी ज्यादा जगह ले लेता है, तो यानी कि उसकी डेंसिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। डिफ्यूजन की बात करें, सॉलिड बिल्कुल एक स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, यानी एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से जाकर के मिक्स नहीं होने वाला, है ना। अगर कुछ सोचो, दो पेन को आपस में रख दो तो क्या एक दूसरे से जुड़ जाती हैं? कभी नहीं जुड़ती ना। एक दूसरे से ऐड अप हो पाती है, एक दूसरे की जगह नहीं ले लेती ना। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन की बात करें सॉलिड की। डिफ्यूजन की बात करें अगर लिक्विड में, तो ये होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर देखें कि मान लीजिए मिल्क है, मिल्क में आपने वाटर डाला तो देखो मिक्स हो जाता है ना। कैसे मिक्स हो गया? मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे जाकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं, तो ऐसे हो जाता है इनके बीच में डिफ्यूजन। और इसी को मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। और डेंसिटी अगर गैस की बात करें तो बहुत लो होती है, बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत लेता है, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और ये डिफ्यूज बहुत आराम से कर लेते हैं। खुद ही सोचो, एक कमरे में परफ्यूम मारते हैं, दूसरे कमरे में खुशबू पहुंच जाती है, इतनी इतनी स्पीड से ये डिफ्यूजन हो जाता है इनका। अब बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही समझाते चला आया कि जब स्पेस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम। सॉलिड में स्पेस कम थी तो अट्रैक्शन का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। लिक्विड में जब हमारी स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई तो फोर्स थोड़ा सा वीक हो गया। और गैस में स्पेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूल, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल वीकेस्ट हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी आपको ग्रामर भी पढ़ा दूं, वीकर और वीकेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। वीकर का मतलब ये सॉलिड से वीकर है, ठीक। और वीकेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा वीक है, इनसे ज्यादा कोई वीक है ही नहीं, यही सबसे वीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। और लिक्विड में इतने पैक्ड हैं लेकिन इतने भी टाइटली पैक्ड नहीं कि बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, थोड़ा बहुत मोशन करते रहते हैं। और गैस में तो बिल्कुल भी टाइटली पैक्ड नहीं होते। पढ़ देता हूँ एक बार, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। और गैस में तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अप अबाउट, है ना, कहीं भी मूव कर जाएंगे वो, उनको कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा क्या होता है, एक आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड का मतलब क्या समझ रहे हो? ये जब आप चार्ज पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आयोनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। गैस को जब हम आयोनाइज करते हैं, उनके चार्ज में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग आयोनाइज हो जाती हैं, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, प्लाज्मा फॉर्म करती हैं। जो और प्लाज्मा ऐसे सिंपली समझ लो, जो मैंने आपको जेल फॉर्म बताया था वही होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इजीली कंडक्ट कर देता है ना। कौन कौन सी चीजें कंडक्ट करती है, मेटल कंडक्ट करती है, कॉपर वायर आपने देखा होगा घरों में लगी रहती है। उसी तरीके से मतलब वायर के तरीके तो नहीं प्लाज्मा यूज होता, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे टर्म्स ऐसी होती है ना कि अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग गया तो पूरी पूरी आप क्लास 11 12 में पहुंच जाओगे। तो वहां तक ना जाते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेट के दो मैग्नेट को जब आप आपस में लाते हो, ये तो अट्रैक्ट कर लेते हैं या तो फिर रिपेल कर देता है, तो यानी उनके अराउंड में। अब ऐसा नहीं होता कि दूर दूर रखते तो हो जाता है, एक पास में डिस्टेंस ले आते हैं तो होता है ना। यानी उतनी दूर तक उसकी कुछ ना कुछ अपनी फील्ड बनी हुई है, जहाँ पे वो उसकी प्रॉपर्टीज को कैचअप कर सकते हैं, वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो मैग्नेट पे काम करती है, आयरन पे काम करती है, वो प्लाज्मा पे भी काम करती है। और प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप। इनकी शेप कोई डेफिनेट नहीं होती, मतलब फिक्स्ड नहीं होती। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड होता है, इंडेफिनिट का मतलब नॉट फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये इनडेफिनेट है, यानी कि इनको कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती, और न तो इनका कोई वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस की तरीके होती है बिल्कुल, ये समझिए। गैस में भी यही हमने कहा था ना कि इनका ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वैसे ही प्लाज्मा भी हो गया। और ये है क्या, आयोनाइज्ड गैस है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे, बिल्कुल आपको कोर्स में आता नहीं है, केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर पूछेगा एग्जाम में भी तो मुझे नहीं लगता पूछ सकता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में BEC लिखते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ये स्टेट ऑफ मैटर होता है जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, अराइज करता है, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे ये बनता है। और जो साइंटिस्ट वर्क किए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे, उनको एक नोबेल प्राइज मिला इनको एक काम के लिए 1995 में। ये ये आपको जानना अच्छा हो गया, ठीक है, कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे जो जो साइंटिस्ट ने वर्क किया उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। और उनके काम के लिए कब मिला, 1995 में मिला। ये जनरल नॉलेज की कॉन्सेप्ट हो गई थोड़ी सी साइंस में। The BEC is all about molecules. They are really close to each other, even closer than atoms in a solid. इनके जो आपस में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, समझ रहे हो। हमने क्या कहा था पहले, एटम्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एटम्स इन सॉलिड से भी ज्यादा। अब सोच रहे हो कि इनको अलग से क्यों पढ़ा गया। कुछ प्रॉपर्टीज देखो इसने गैस की दिखाई, है ना, और कुछ प्रॉपर्टी अब ये करने लिक्विड की, सॉलिड की। सॉलिड के तरीके क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो गैस के तरीके हो गया, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो हो गया वो सॉलिड के तरीके हो गया। ठीक है, ये समझ लेना आप लोग बिल्कुल शॉर्ट में, बाकी इनके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज की बात करें, फिर से हमने यहाँ पे समझा दिया था, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। शेप की बात करें, सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है, लिक्विड के पास शेप फिक्स्ड नहीं होती, जिस कंटेनर में रखोगे उसी शेप ले लेता है। गैस भी जिस कंटेनर में रखोगे उसी शेप ले लेता है। वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जितनी जगह लेनी उतनी ही लेगा, वो चेंज नहीं करेगा। लिक्विड की बात करें तो उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये भी फिक्स्ड होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो जितनी जगह ले रहा है बॉटल में उतनी ही जगह लेगा वो बकेट में, वो अपनी जगह बढ़ा नहीं लेगा, एक्सपेंड नहीं कर जाएगा। और गैस की बात करें तो उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, अगर उसको आप छोटे कंटेनर में रखोगे तो छोटे कंटेनर में आ जाएगा, बड़े कंटेनर में रखोगे तो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कोने बैठा रहेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है सॉलिड में, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल एकदम छोटी स्पेस होती है, बिल्कुल छोटी सी स्पेस। और मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी स्मॉल होती है स्पेस, लेकिन होती है स्पेस, दिखती है, समझ में आता है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हो जाते। और गैसेस गैसेस जो है हमारी, वो क्या होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत लार्ज हो गया। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आराम से टहलते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, आवारा लड़कों की तरीके, है ना। जो लिक्विड हो गया वो एक एवरेज बच्चा हो गया, जो कहीं घूमता टहलता नहीं है, लेकिन मौका मिल गया तो कहीं भी घूम लेता है। सॉलिड जो होता है बिल्कुल सिंसियर बच्चे होते हैं। और गैसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवारा लड़के होते हैं, कहीं भी घूमते टहलते रहेंगे, उनको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनके बीच में कोई किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, किसी से कोई फीलिंग नहीं होती है। समझ गया, एक एग्जाम्पल अच्छा समझ गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जब स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पेस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब क्या है, यहाँ पे सॉलिड में स्पेस कम थी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। लिक्विड में स्पेस थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी बढ़ी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो कम हो गई। गैस की बात करें तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो स्पेस जब हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो गया। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कैसे फ्लो कर सकती है। लिक्विड को, पानी को अगर आप जमीन में गिराओ तो कहीं एक जगह दूसरी जगह फ्लो कर जाता है ना। और गैस क्या होती है, गैस तो फ्लो करती ही रहती है, पूरे में टहलती रहती है। मैंने पहले कह दिया, वायरल लड़का है, पूरे में टहलता रहेगा, घूमता टहलता रहेगा, उसको किस गली में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता। कहाँ पे एयर में उड़ गया, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में चली गई, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। लिक्विड इतना नहीं फ्लो करता, लिक्विड कम फ्लो करता है। फ्लूइडिटी समझ में आ गई, सॉलिड फ्लो ही नहीं करेगा, लिक्विड फ्लो कर लेगा, और गैस तो बहुत ही ज्यादा फ्लो करेगा, बहुत इजीली फ्लो कर लेता है। रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम उसकी शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते, ये बात होती है। आपका मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप हाथ से पकड़ के मोड़ो तो क्या वो उसकी अपनी शेप चेंज कर लेगा, कभी नहीं चेंज करेगा। ये टूट जाएगा लेकिन वो अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। लेकिन लिक्विड की बात करें तो वो शेप चेंज कर लेता है, आराम से चेंज कर लेता है, इसलिए लेस रिजिड हो गया।
और गैस तो रिजिड होते ही नहीं होते, उनकी कोई फिक्स शेप होती ही नहीं, वो तो चेंज नहीं करोगे तो खुद ही चेंज कर लेंगे वो, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करें फ्री स्पेस की, तो एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, सॉलिड में कितने भी नंबर ऑफ फ्री सरफेस हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि पेन की बात कर, पेन अगर हमने ले लिया तो राउंड में पूरी स्पेस उसकी खाली हो गई ना, फ्री सरफेस हो गया। मोबाइल की बात करें, अगर हम मोबाइल आपका रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल अगर है तो एक तो ऊपर वाला स्पेस खाली हो गया, फ्री सरफेस हो गया, एक साइड वाला हो गया, मतलब जो जो नीचे वाला स्पेस रखा हुआ सरफेस वो फ्री सरफेस नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे सरफेस क्या हो गए, फ्री हो गए। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फ्री सरफेसेस होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। लिक्विड की बात करें तो एक ही फ्री सरफेस होगा, मतलब समझ रहे हो, आपने एक बाल्टी पानी ले लिया तो केवल ऊपर का सरफेस आपका फ्री है ना, यानी कि एक ही सरफेस आपका फ्री हो गया। गैस की बात करें तो इनके कोई फ्री सरफेस होते ही नहीं है, ये अपना घूमते टहलते रहते हैं, फिर से वही लाइन आ गई इनके लिए, आवारा लड़का। अब बात करें कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मूवमेंट, पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है और उनके मूवमेंट कैसा होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत कम एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी होती है, लीस्ट का मतलब एकदम कम, बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी होती है, और मूव नहीं कर पाते एक दूसरे के पास। देखो एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट फिर से एक देता हूँ मैं आपको जनरल नॉलेज की। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, घर पूरे घर में दिन भर घूमते टहलते रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे, उनकी एनर्जी कम नहीं होगी, यानी वो जो ज्यादा, और बड़े लोग क्या होगा कि वो एक जगह बैठे रहेंगे मुंह फुला करके, है ना, वो ज्यादा इधर उधर दौड़ेंगे भागेंगे नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना ही काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग रहा है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और जो बड़े लोग हैं जो कहीं भी नहीं घूम टहल रहे हैं, एक जगह बैठ गए हैं, उनकी एनर्जी कम हो गई। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जगह बैठे होते हैं, थोड़ा बहुत मोशन करते हैं लेकिन एक जगह बैठे ही होते हैं वो, तो उनके पास क्या हो गई, बहुत कम एनर्जी हो गई। लिक्विड थोड़े बहुत मूव कर रहे हैं, यानी एक एवरेज लड़का है ना, वो थोड़ा बहुत मूव करता है लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों के तरीके भागता नहीं फिरता है, तो वो क्या हो गया, उसके बाद थोड़ी एनर्जी मिलेंगी सॉलिड से ज्यादा, लेकिन फिर भी कम रहेंगी। और एक कंटेनर के अंदर फ्रीली, है कि नहीं। और गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहीं भी आपस में मूव करते रहते हैं। मैंने फिर वही लाइन आई, आवारा लड़का घूमता टहल रहा है, पूरा एकदम घूम टहल रहे हैं, उनको कोई चीज से मतलब नहीं है, तो क्या हो गया, उनके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। और इफेक्ट ऑफ हीटिंग, हीटिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को कैसे गर्म कर रहे हैं, है ना, हीटिंग तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड का मतलब होता है उसका साइज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंड करता है ये। एक 9th क्लास की आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ जो थर्मल एक्सपेंशन में होता है। रेलवे ट्रैक्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस खाली होती है, कभी अगर जाइएगा तो देखिएगा, बीच में थोड़ी सी स्पेस दी होती है, वो क्यों दिया होता है, गर्मी के मौसम में जब रेलवे ट्रैक्स एक्सपेंड करें, बढ़े उनका साइज, तो वो एक दूसरे से ओवरलैप ना कर पाए, ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेन के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो स्पेस दी गई होती है। तो यानी कि सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लेकिन गैस से कम एक्सपेंड करेगा। और गैस को अगर आपने हीट कर दिया तो वो एक्सपेंड करता ही जाएगा, जितनी उसको जगह मिलेगी उतनी जगह वो एक्सपेंड करता रहेगा। समझ रहे हो। कोई भी एयर हो गई, मतलब जब गैस हो गई तो उसको आपने तब तक एक्सपेंड करेगा जितनी उसको जगह मिलेगी। मान लो आपने कंटेनर के अंदर रख दी है गैस, अब उसको हीट कर रहे हो तो बाहर तो चली नहीं जाएगी, है ना, तो उसके अंदर जितनी एक्सपेंड कर पाएगी उतनी एक्सपेंड करेगी। अब यहाँ पे मैंने कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज समझिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट ऑल मैटर, 3 लाइन में देखो समझना, सारे जो भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं, कुछ पार्टिकल से बने होते हैं। काइनेटिक थ्योरी की पहला पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट उसमें दिए गए, जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है मैटर, पहले ही मैंने बता दिया था, मॉलिक्यूल, ठीक है, आया कहाँ से था, काइनेटिक थ्योरी से आया था। हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी, कम ज्यादा होती रहेंगी लेकिन होंगे जरूर। और
उनके बीच वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के थ्रू, ये भी आपको पता है। ये 3 प्रॉपर्टी किसने दी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के पोस्टुलेट्स हो गए। फिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सॉलिड, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल हमने पढ़ ही लिया। लिक्विड, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड, हमने देख ही लिया मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को। लिक्विड की बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड लिक्विड इज स्ट्रॉन्ग enough to hold the particles together but not that is strong enough to hold the particles in a fixed position। मतलब ये समझो कि लिक्विड आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इतनी फोर्स होती है, लेकिन लिक्विड एक ही, उनके पार्टिकल्स एक ही जगह पे फिक्स्ड पोजीशन में रहें, इतनी इनफ फोर्स नहीं होती है। लिक्विड आप जमीन पे गिराते हैं तो बह जाता है ना, यानी बह गया लेकिन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए इनफ होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो पार्टिकल को एक ही जगह पे रख पाने के बराबर नहीं होती, उतनी ही नहीं होती है। और पार्टिकल्स इन लिक्विड आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, तो सीरियस बात है, जब वो फिक्स पोजीशन में नहीं रख पा रही है उनकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, सॉलिड की तरीके टाइटली पैक्ड नहीं रह जाएंगे, वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड हो जाएंगे। गैस की बात करें, इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कम होता है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहेंगे इनके मॉलिक्यूल्स, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ ईस्ट जा रहे हैं, कुछ वेस्ट जा रहे हैं, कुछ नॉर्थ जा रहे हैं, कुछ साउथ जा रहे हैं, भागते रहेंगे इधर उधर, इनको कोई परवाह नहीं होती जैसे कि। द पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन इन गैस, मैंने कहा ना कि सारी डायरेक्शन में भागते रहेंगे गैस के पार्टिकल्स होते हैं। अब अलग अलग हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते ताकि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल आराम से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, कहीं पर भी आए आप खुद से लिख लो ये चीजें, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत न रह जाए। बेसिकली 5 काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर देयर। 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की आज तक देखी गई है। पहली, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, मैंने बता दिया। सॉलिड्स इन जनरल हैव हायर डेंसिटी, देखो पहले कह दिया, वॉल्यूम इनका जो होता है वो औरों से कम हो जाएगा क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गई, तो कहीं ना कहीं जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सॉलिड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, स्पेस कम हो गई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से फोर्स को रिलेट कराया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्पेस रिलेट होती है। फोर्स स्ट्रांग होती है इसलिए स्पेस कम होती है, ये कहा जाएगा, ठीक है, ये सही पॉइंट होता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो, मोबाइल को आपने, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल पे रख दिया तो वो एक दूसरे के पे डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, एक दूसरे के अंदर नहीं चला जाएगा, बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा करता है, दिखता नहीं है, वो होता ही नहीं है, संभालिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दो। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड तो बिल्कुल ही इनकम्प्रेसिबल होता है, और लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी होता है कंप्रेसिबल होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होता है। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर प्रीटी क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं होते, स्पेस होती है उनके बीच में। प्रीटी क्लोज का मतलब यही हो गया कि थोड़े से क्लोज होते हैं। मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती है, स्पेस होती है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्क्वीज क्लोजर टू वन अनदर, एक दूसरे के तरफ उनको लाया नहीं जा सकता, उतनी स्पेस वो अब वो कवर अप नहीं कर पाएंगे। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, मैंने पहले ही बता दिया, इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर में आ जाएगा, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और अगर हम बात करें कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ये तो आपका पॉइंट रिपीट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल समझिए, इफ यू टेक 100 ml ऑफ वाटर, पोर वाटर इन अ कप, इट विल टेक द शेप ऑफ कप, है ना। 100 ml ऑफ वाटर लिया आपने, एक कप पे रख दिया तो वो कप की शेप ले लिया, अब उसी लिक्विड को हमने बॉटल में रख दिया तो वो बॉटल की शेप ले लिया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक डेफिनेट शेप नहीं लेता है और फिक्स शेप नहीं लेता है। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अच्छा कभी सोचो कि आपकी जो टंकी होती है, पानी की टंकी, वो छत पे क्यों रखी रहती है, क्योंकि वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगी, है ना। कभी सोचो कि अगर आप टंकी नीचे रख दो पानी की और आप यूज करो ऊपर, तो भी पानी जाएगा, जब तक मोटर नहीं लगाओगे तब तक नहीं जाएगा, ठीक है। मोटर लगाने के बाद कॉन्सेप्ट अलग हो जाती है, लेकिन अपने आप नहीं फ्लो करेगा। और एक चीज और सोचो,
कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, मतलब एक शेप दे करके टेस्ट ट्यूब वाला, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। दो टेस्ट ट्यूब लेकर के उनके बीच में जोड़ करके हायर लेवल से लोअर लेवल कैसे जाता है पानी, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। और लिक्विड्स हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो होता है हमारे 25 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स होती है हमेशा किसी भी नॉर्मल कंडीशन में। पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द लिक्विड्स ऑन हीटिंग स्लोली चेंजेस टू वेपर और गैसियस फेज। अगर लिक्विड को हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो वो क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। खुद ही पानी गर्म करो तो वो वेपर में चेंज होता ही नहीं होता, ऊपर भाप निकलते हुए दिखता है। अगर आप प्लेट रख दो तो प्लेट में पानी आ जाता है, यानी उड़ करके पानी आया है ना। तो यानी कि वेपर फेज में चेंज हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, हम बॉइलिंग कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ, अब यहाँ तो हमारी सॉलिड लिक्विड की बात होगी, अब हम गैस की बात करेंगे। गैस की क्या होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है। मैंने पहले कह दिया उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो गई थी, यानी कि डेंसिटी अब उनकी कम हो गई, ठीक। दे ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ व्हाट दे आर पुट इनटू। जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का वॉल्यूम वो ले लेगा। आपने उसको एक बड़े कंटेनर के अंदर रख दिया तो बड़ी स्पेस ले लेगा, बड़ा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा गैस का। आपने छोटे कंटेनर में रखा तो वो कंप्रेस होकर रह जाएगा। तो यानी कि और वैसे भी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा अगर आपने छोटे कंटेनर में रख दिया तो वो लिक्विड में चेंज होकर के रह लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसे। प्रेशर की कॉन्सेप्ट आती है आगे समझना। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड हीट अप अंडर प्रेशर। गैस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब बड़े से उनका साइज कम हो जाता है, यानी कि अगर वो पहले से अपना साइज कम कर लेती हैं और हीट अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, कब, जब वो प्रेशर में होती हैं। थिंक ऑफ हाउ हॉट अ बाइसाइकिल टायर फील्स व्हेन यू हैव पम्प्ड एयर इनटू इट। खुद सोचो, जब आपके टायर में हवा कम हो जाती है और आपने हवा पंप की, तो क्या होता है कि आपके बाइसाइकिल के जो टायर है ना, वो हॉट हो जाता है थोड़ा सा, उसमें वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट लगती है, गैस जो होती है कॉन्टेक्ट हो रही है ना। पंप क्या करता है, पंप के अंदर हवा तो आ नहीं जाती, आपके एयर की जो एयर से वो एयर ले लेता है ना, जो आपके एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर लेकर के आपके टायर में डाल दे रहा है। तो एयर जो बाहर है वो क्या होती, फैली हुई रहती है, टायर के अंदर आकर के वो कंप्रेस हो गई यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगी, वो हीट अप हो जाएंगी, गर्म हो जाती है, इसलिए आपका टायर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। दे कैन ऑल्सो कंडेंस टू लिक्विड और सॉलिड्स अंडर प्रेशर। लिक्विड और सॉलिड में वो चेंज कर सकते हैं प्रेशर के कारण, ठीक। प्रेशर के कारण सॉलिड में बहुत कम वो कंडीशन दूसरी होती है। बाकी लिक्विड में आप आसानी से देख भी सकते हो, बलून वाली कॉन्सेप्ट, बलून वाला एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया। तो बलून के अंदर जो एयर होती है, एक दो दिन बलून को रख दीजिए या फिर उसे आप कंप्रेस किया जाए, तो देखो वो अंदर उसके बलून को बर्स्ट कर दो यानी फोड़ दो, तो अंदर जो है होता है बलून के अंदर लिक्विड लगा होता है, पानी लगा होता है। यानी कि जो एयर थी, आपकी गैस थी, वो किसमें चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। फिर दे फॉर्म राइजिंग बबल्स व्हेन फॉर्म्ड इन अ लिक्विड एंड दैट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन लाइमस्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू एन एसिड। और राइजिंग बबल फॉर्म करेगा एक लिक्विड में जब केमिकल रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन की बात होती है, इस पे भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मतलब समझ रहे हो ना कि राइजिंग बबल फॉर्म करेगा अगर व्हेन फाउंड इन अ लिक्विड दैट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं हम ना, लाइमस्टोन को ड्रॉप करते हैं एसिड में, तो वही चीज हो जाता है, गैस गैस से जो होता है चेंज हो जाता है ये। और अब मैंने आपसे कहा था सरफेस टेंशन आपके कोर्स में नहीं है टॉपिक, लेकिन कोहेजन और एडिशन की कॉन्सेप्ट आती है। तो कोहेजन और एडिशन क्या होता है, ये मैं पहले बता देता हूँ, फिर सरफेस टेंशन क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है। एक ही आपका वर्ड आ रहा है कोहेजन, और नीचे आएगा आपका एडिशन। ये कोहेजन क्या होता है कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे पानी आपने ले लिया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में लग रहा है ना, जो पानी के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो जाता है, कोहेजन लगता है, फोर्स ऑफ कोहेजन होता है। लेकिन अब सोचो कि पानी को अगर हमने किसी ग्लास में रख दिया है, तो ग्लास जो सॉलिड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स क्या हो गया, अलग अलग चीजों के हो गए ना, अलग अलग। तो जहाँ पे अलग अलग चीजों की बात आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है।
अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ये समझो कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ने आ रहे हो, अगर आप डायरेक्टली मुझसे अट्रैक्ट होकर के पढ़ने आ रहे हो, है ना, पढ़ने आ रहे हो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे अट्रैक्ट होकर के पढ़ने आ रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, कोहेशन होता है। लेकिन आप मुझसे पढ़ने आ रहे हो इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मुझसे मेरा और आपके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके पापा ने आपसे कह दिया कि जाओ पढ़ो। आप किसी दूसरे के कारण फोर्स लगी तो आप मेरे पास आए, तो वो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। अब सरफेस टेंशन पे आते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स, and liquids can flow until they take on the shape that maximizes this force of attraction. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल इन लिक्विड्स के बीच में। मैंने पहले ही कहा था, एक लिक्विड जो है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होता है, और लिक्विड जो होते हैं फ्लो करते हैं जब तक वो एक शेप को ले नहीं लेते हैं, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल मैक्सिमाइज नहीं कर देते। बहुत जब तक ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ये फ्लो करता ही रहेगा, कम नहीं होगा। बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के बिलो फोर्स ऑफ कोहेजन, लिटरली स्टिकिंग टुगेदर, यानी कि एक दूसरे से जो स्टिक कर रहे हैं ना, वो क्या होता है, कोहेजन की कॉन्सेप्ट होती है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन इन द सेम लगती है। Molecules on the surface of the liquid, however, feel a net force of attraction that pulls them back on the body of liquid. As a result, the liquid tries to make take on the shape that has the smallest possible surface area. लिक्विड हमेशा यही सोचेगा कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया में चला जाए, है ना। ये अरेंजमेंट देख रहे हैं आप लोग, एक मॉलिक्यूल है उस पर सारे फोर्स लगा रहे हैं, बाकी वाले कर्सर देख रहे हो जहाँ मूव कर रहा है, एक बीच में है जिसके अराउंड ब्लू कलर का दे रहा है, डार्क ब्लू में, और वो बाकियों पे फोर्स लगा रहा है, बाकी मॉलिक्यूल उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये इक्वल इन अमाउंट होगा, है ना। जितना फोर्स ये दूसरों पे लगा रहा है उतना ऊपर, चाहे ऊपर वाला नीचे पे, नीचे वाला ऊपर पे, ये बिल्कुल सेम होता है। और यही कॉन्सेप्ट होती है जब ये ऐसे सरफेस के ऊपर जो लगा होता है, ये आपका वाटर का सरफेस होकर कर्सर देख रहे हैं ना, ये थर्ड वाले डायग्राम में, तो ये जो सबसे ऊपर वाला है, इस पे क्या होगा, नीचे वाले फोर्स लगाते रहेंगे, नीचे वाले फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही करके एक दूसरे से चेंज करते रहेंगे आपस में, है ना, चेंज करते रहेंगे आपस में। अच्छा, कभी देखो बकेट में, बाल्टी में पाइप लगा के पानी भरो, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, ऊपर वाले बाहर जाते रहते हैं जब पानी भर जाता है तो, और जब तक नहीं भरा रहता तो भी क्या होता है, नीचे वाले ऊपर आते रहते हैं, ऊपर वाले नीचे आते रहते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे करके। अब मेन जो है इसमें कॉन्सेप्ट ये समझे रहना कि ये देखो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट कंट्रोल्स द शेप ऑफ द लिक्विड। जो फोर्स आपकी लिक्विड की शेप को कंट्रोल करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन कहते हैं। बस इतना समझ लो फोर्स क्या होता है। काफी बच्चे तो अभी फोर्स ही नहीं समझते होंगे। फोर्स अभी जब हम लोग फोर्थ चैप्टर पे जाएंगे तो ही समझिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। फोर्स क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसके कारण हम लोग किसी की शेप साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी को पुश करें या पुल करें, हमने मोबाइल उठा लिया टेबल से, तो क्या होता है, वो हमने मोबाइल को पुल कर लिया ऊपर, टेबल से पुल कर लिया ऊपर, पुल कर लिया, है ना। गेट को अगर हम खोलते हैं तो अब अंदर को खोलते हैं, बाहर को खोलते हैं, यानी पुल करते हैं या पुश करते हैं। कहीं पे अभी आप बाहर ऑफिस वगैरह में जाते होगे तो पुश पुल लिखा होता है, यानी हम फोर्स लगाना है या फोर्स लगा के खींचना है, तो वही होती है हमारी फोर्स हो जाती है। ठीक। एडिशन मैंने बता दिया कि लिक्विड और बॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि जब वो अलग अलग चीजों के बीच मॉलिक्यूल्स में लगता है, अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, तो क्या होता है, एडिशन होता है। जब सिमिलर होता है तो कोहेशन होता है। को का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से सिमिलर हो जाता है, वो को होता है, जहाँ को लग जाए मतलब एक दूसरे से सिमिलर हो जाता है। एडिशन मतलब हो गया कि डिफरेंट हो गया। ठीक। और ये जो होता है ना, वेटिंग ऑफ पेपर बाई वाटर, पानी के कारण जो पेपर हमारा गीला होता है वो एडेशन के कारण ही होता है, ये समझिए। और सरफेस टेंशन के बारे में हम थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कभी भी देखा आप लोगों ने, नाली के पानी में मच्छर बैठे होते हैं, तो वो पानी के अंदर डूबते नहीं है, वो पानी के ऊपर होते हैं। इसलिए होते हैं, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। जब पानी के सरफेस पे आते हैं तो पानी जो होता है ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, उस वो फोर्स जो होता है ज्यादा होता है, उनके मास के वेट के बराबर, वेट से ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी के अंदर ना आकर के पानी के ऊपर तैरते रह जाते हैं, जो मच्छर और या फिर कोई अलग इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं जो पानी में आपको दिखते हैं। दूसरी चीज, आपने एक चीज और देखी होगी, पेपर को कभी आप ले लो और पानी में रख दो, ठीक,
पेपर आपको फ्लो करता रहे और उसके ऊपर आप सुई रख दो पेपर के ऊपर, तो सुई भी आपकी तैरती रहेगी, वो डूब नहीं जाएगी कभी। ये सब देखना, ये सारी चीजें कैसे फिनोमिनन होते हैं, ये सारी चीजें होती सरफेस टेंशन के थ्रू आती हैं। और एक चीज और समझिए, सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गई। एक एग्जांपल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कपड़े धुलने, नहाने धोने, हर चीज में क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा ही लगेगा। सरफेस टेंशन, अब ये समझो कि कपड़ा धुलने में कैसे लगता है। जब आप कपड़े धुलते हो तो कपड़े में कुछ डर्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं। तो और जब वो आपने साबुन लगा दिया, यानी कि जब आपने सोप लगाया या डिटर्जेंट लगाया, तो वो क्या करता है, फोम, एक झाग बनता है ना खूब सारे, और यही नहीं कहते हैं कि जो साबुन अच्छा होता है उसमें झाग ज्यादा आता है। झाग के कारण ही जो आपका जो फेन हो रहा है ना, जो फोम बन रहा है, उसी के कारण वो डेड पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। क्या होगा कि वो डेड पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका जो कपड़े से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो कम कर देगा, और जो डेड पार्टिकल्स हैं उनका सोप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, वो सोप में आकर के मिक्स हो गए, और उसके बाद आपने उसे जब पानी में डालकर धुल दिया तो आपका साबुन बह गया, तो साबुन में डर्ट पार्टिकल्स चले गए थे, तो साबुन बह गया, तो आपका कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया। यही कॉन्सेप्ट लगती है, ठीक। और यही कॉन्सेप्ट लगती है बर्तन धुलने में भी, सारी चीजों मतलब आप समझ लीजिए कि रियल लाइफ के सारी चीजों में सरफेस टेंशन आता ही आता है। और ये आपका आता है किसमें, फिजिक्स में नहीं आता, केमिस्ट्री में आता है सरफेस टेंशन। और काफी जगह ये इन्वॉल्व होता है, बहुत जगह इन्वॉल्व होता है। जब आप आगे की स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपकी जितना काम की चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज आपने कभी देखा है कि दो तीन शीट ले लीजिए पानी की, खूब भिगा लीजिए और आपस में रख दीजिए जोड़ करके, फिर वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे। ये क्या होता है, क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिशन के कारण होता है। काफी चीजें इसमें दे रखा है कि पॉजिटिव एंड्स ऑफ पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारी नेगेटिवली चार्ज। एक्चुअली मैंने क्लास 11th के टॉपिक से उठाया है, इसलिए ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बातें। तो मेनिस्कस की बात करें, मेनिस्कस आप लोगों को मैं बता देता हूँ मेनिस्कस क्या होता है। ये वाटर है और ये मरकरी है। वाटर देखो रखोगे तो आप इस तरीके के शेप लेगा, यू शेप में, ठीक। और मरकरी रखोगे तो इस टाइप का शेप लेगा, यानी बीच से उठा हुआ रहेगा, किनारे किनारे दबा रहेगा। ये क्या होता है, मेनिस्कस होता है। ये क्यों आता है, ये भी आपका सरफेस टेंशन और कोहेजन और एडिशन के कॉन्सेप्ट के कारण इस तरीके की चीजें होती हैं। इसको कहते हैं मेनिस्कस कर्व जो होता है ना। और ये आता क्यों है, कोई पूछ ले क्यों क्यों मेनिस्कस अलग अलग होता है वाटर और मरकरी का, तो सीधी सी बात है कि सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट के कारण होता है। Water climbs the walls of a small diameter tube to form meniscus that curves upward, where mercury forms a meniscus, है ना। मरकरी में डाउनवर्ड, मरकरी में जो होता है साइड में डाउनवर्ड होता है, बीच में उठा रहता है। और वाटर का क्या होता है, बीच में डाउन होता है और किनारे किनारे अप रहता है। और the force of adhesion between water and wax is very small, very compared to the force of cohesion between water molecules. As a result, drain does not adhere to wax. It tends to form beads or dots to the smallest possible area, and thereby maximizing the force of cohesion between water molecules. Something happens to material is suspended on glass and poured into another glass tube. अच्छा देखो, एक चीज समझो कि बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे आते रहते हैं। तो आपस में मिक्स होते हैं क्या, नहीं होते ना। ये कॉन्सेप्ट समझो। खुद सोचो कि अगर आप नॉर्मली अगर पानी गिराओ, एक बूंद गिरा है, दूसरी बूंद गिरा है, तीसरी बूंद गिरा है, अगर स्पीड में गिराओगे तो एक दूसरे से मिक्स होकर के एक बड़ी बूंद बन जाती है। लेकिन कभी पानी, बारिश का पानी ऐसा देखा है कि एक साथ पूरा पानी गिर जाए, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या होता है, अलग अलग बूंद अलग अलग रहती है। तो ये सारी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आती है। मेनिस्कस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर बात आती है हमारी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर हम इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो पहले मैंने बता दिया कि अब हमने अलग अलग पढ़ लिया, सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब उनको आपस में हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। अच्छा ये सोचो कि गैसेस जो है उनके बीच में हमारे पास वैकेंट स्पेसेस जो थी वो ज्यादा थी। वैकेंट मतलब खाली होती है, जो खाली स्पेस थी वो क्या थी, ज्यादा थी। अगर हम उसी स्पेस को कम कर दें तो लिक्विड के तरीके नहीं हो जाएगा। तो बस वही चीज होता ही है।
गैस को अगर हम कंप्रेस कर दें यानी उसे हम प्रेशर में ले आए, दबा दें, तो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज कर जाएगा। या फिर उसको हम ठंडा कर दें, ठंडा कर देंगे तो अभी क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दो दो तरह से चेंज होता है, आगे भी हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं, समझ में आएगा। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है, यानी आपस में बिल्कुल एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, इजिली हो जाता है। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। हो सकता है आपको लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे स्टेट्स की स्पेलिंग गलत है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, द फिनोमिनन ऑफ, अब यानी कि जो फिनोमिनन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर या प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दो चीजें होती हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, स्टेट को मैटर के चेंज कर सकते हैं। समझना है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लिक्विड है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड चेंज करने को क्या कह रही है, मेल्टिंग कह रही है। मेल्टिंग, आपको जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मेल्टिंग का वर्ड आया था। मैंने आपको बताया था कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग होती है। किस पॉइंट पे होता है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो एक जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होनी शुरू हो जाती है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड, आप पानी से अगर भाप बना रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेट करना। और आगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में चेंज होता है, डिफरेंस होता है, वो आप समझ लेंगे, ठीक है। और गैस से लिक्विड में चेंज करना है तो कंडेंसेट करते हैं। जो बलून में होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो रहा होता है। फिर लिक्विड से सॉलिड में कर रहे हैं तो सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं ना, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक। और सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चेंज करना है तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर आप सबने जलाया होगा, तो कपूर जलाते हैं तो क्या करते हैं, सॉलिड से वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। कपूर कभी लिक्विड में चेंज होकर के तब नहीं चेंज होता, डायरेक्ट वो सॉलिड टू लिक्विड होता है, सॉलिड टू गैस हो जाता है। नैपथलीन बॉल्स, ये क्या होता है, सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट, वो उनका आप लिक्विड शेप नहीं देखोगे। ये क्या, वो सब क्या होता है, सब्लिमेशन होते हैं। कुछ गैसेस क्या होती हैं, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती हैं, वो क्या होता है, डिपोजिशन होता है। अब एक चीज समझिए कि चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की स्टेट को कैसे चेंज करें। व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू आइस, जब हमने बर्फ को, जब हमने बर्फ में हीट सप्लाई की तो क्या होता है, वो लिक्विड में बन गया। कभी किए हो आप लोग, बर्फ को फ्रिज में आइस जमा लीजिए और उसे निकाल करके रख दीजिए, तो थोड़ी देर में लिक्विड बन जाता है। अगर उसे आप धूप में रख दो तो और जल्दी लिक्विड बन जाता है ना। तो ये क्या, यानी कि हमने उसको क्या किया, हीट अप कर दिया। दूध में क्या होता है, हीट ही तो हो जाता है। यानी कि अगर हमने आइस को हीट कर दिया तो किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। और उसके बाद और वाटर को हीट करते हैं तो क्या बनता है, वेपर बन जाता है। बॉइलिंग आपने की होगी, आप सब लोग पानी घर में गर्म किए होगे, तो अगर एक भगोने पानी को कुछ देर तक गर्म करो तो वो भगोन पानी कम हो जाता है ना। यानी कि पानी गया कहाँ, वेपर में चेंज हो गया। और जो वेपर है, अब अगर उसे हम कूल करने लग गए, कूल करेंगे तो क्या होगा कि वो पहले तो वाटर में चेंज करेगा, और वाटर के बाद उसे हम कूल करने लगेंगे तो किस में चेंज होगा, आइस में चेंज होगा। ये चीज समझिए। और कभी एक काम करिएगा कि जब हमने किसी यूटेंसिल में यानी कि बर्तन में भगोना पे पानी को बॉईल करिए, तो क्या होगा, वेपर में चेंज होना शुरू किया। बॉइलिंग पॉइंट पे जब वो पहुंचा, आप ऊपर प्लेट रख दीजिए, तो प्लेट में क्या होता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखेंगी, ड्रॉपलेट्स में दिखेंगे। तो वो क्या हो जाता है कि पहले क्या हुआ, वेपर फॉर्म में चेंज हुआ, वेपर ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। यही प्रोसेस पूरा यहाँ पे समझाया गया। हियर द हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या किया हमने, हीट एनर्जी को चेंज किया, यानी गर्म करके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया। हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द kinetic energy of particles of ice to such an extent that they break away from the rigid lattice structure of the solid form ice and move further around. तो एक चीज समझना, हीट जब हम देते हैं किसी बॉडी चीज की, किसी भी चीज को अगर हमने हीट एनर्जी सप्लाई की तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो बढ़ जाता है।
तो यानी कि आइस पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट बढ़ गया, सॉलिड में था तो कम मूव कर रहा था, लिक्विड में था मूवमेंट बढ़ गया, है ना। और तब तक मूव करेगा, तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब तक वो ब्रेक ना कर दे अपने रिजिड लैटिस की। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर गया ना, यानी रिजिड लैटिस को वो ब्रेक कर गया, है ना। सॉलिड फॉर्म को वो चेंज कर दिया लिक्विड फॉर्म में, तो ये क्या बना लिया, वाटर बना लिया। सो अंटिल ऑल द आइस हैज मेल्टेड, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएंगी तब तक वो हीट जो एब्जॉर्ब होगी वो रेस टेम्परेचर का जो है वो राइज नहीं होगा। समझ रहे हो? एक चीज समझना, ये आप एक्चुअली अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्लास 9 की चीज, 10th की चीजें हैं, ये कैलोरीमेट्री में आपको समझ में आएगा। जब जब आइस को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, आइस लिक्विड में चेंज कर रहा है, तो जब तक पूरा आइस आपका लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, जब तक वो पूरा पूरा पानी नहीं बन जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर नहीं राइज करेगा। और जब पानी बन गया और उसके बाद आपने टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट किया, तब क्या होगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। तब वो अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जब स्टेट चेंज कर रहा होता है तो टेम्परेचर नहीं राइज करता, और जब टेम्परेचर राइज कर रहा होता है तो स्टेट नहीं चेंज करता। ये दो चीजें अच्छे तरीके से समझ लेना, टेम्परेचर और स्टेट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का क्लास 10th में, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि 10th में पढ़ो तो आपको ये चीजें नई ना लगे। काफी बच्चे 10th में नया नया पढ़ते हैं तो उनको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। और ये जो हीट होती है जो टेम्परेचर को ना बढ़ा करके केवल और केवल स्टेट को चेंज करती है, ये क्या होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैंने पढ़ा दिया है लेकिन ये आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है, केवल आप जानते रहो। वो चीजें तो आपको एक्स्ट्रा जाननी पड़ेंगी ना, पढ़ रहे हो, नहीं तो बाकी चीजें तो आपको स्कूल में पढ़ा दी जाती है। मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मेल्टिंग मैंने आपको बता दिया, मेल्टिंग बोलिए या फ्यूजन बोलिए, दोनों एक ही चीज होती है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, जब सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये चेंज होगा, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे, ये जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होता है किसी सरफेस पे, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सम मेटल्स, सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स के बारे में मेल्टिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए। खैर आइस के जानते रहो, बाकी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। दिया हुआ एक चार्ट आपको मैंने दे दिया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आइस यानी कि पानी, बर्फ, बर्फ को जब आपको पानी में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे क्या होता है, सॉलिड मतलब आइस फॉर्म में ही रहता है, लेकिन वो चेंज नहीं करता। तब तक वो टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करना चालू करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, यानी उसका टेम्परेचर नहीं राइज करेगा। पहले क्या करेगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। पानी बनेगा कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाला। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जब आप फिर हीट करने लगोगे तब फिर वो टेम्परेचर बढ़ना चालू करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे चेंज करने लगेगा। फिर लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी कि आप हीट एनर्जी दे भी रहे हो और टेम्परेचर राइज ना हो, तो क्या होता है, वही होता है लेटेंट हीट। ऊपर मैंने समझा दिया कि आप स्टेट चेंज कर रहा होता है, आप पानी आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, वो लेटेंट हीट हो गई। जो हीट सप्लाई की गई वो लेटेंट हीट हो गई। बॉइलिंग कौन सा प्रोसेस होता है, जब एक लिक्विड वेपर में चेंज कर रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये समझना है, ठीक है। यही एक, ये लाइन याद रखना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मेल्टिंग में भी हमने बोला, बॉइलिंग में भी बोला। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर से यहाँ पे 3 चीजों को दे रखा है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म 62 डिग्री सेल्सियस, सल्फ्यूरिक एसिड 280 डिग्री सेल्सियस। केवल वाटर का याद रखिए, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अगर कहीं यूज भी आएगा ना तो वो आपको दे दिया रहेगा। ये चीजें याद करने की चीजें नहीं होती हैं। बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर समझ में आया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट पे चेंज कर लिया, और फिर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड पहुंचा,
फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा जब तक वो गैस में चेंज करेगा, यानी यहाँ लेटेंट हीट दी जा रही है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस की आपकी गैस तैयार हो गई, और उसके बाद आप हीट दोगे तो वो गैस हीट अप होगी, है ना। उसके बाद फिर आपका गैस मतलब फिर स्टेट नहीं चेंज होगा, फिर आपका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। फिर फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीज सबके घर में होती है, फ्रीजिंग समझ में ही आएगा होगा कि आपको बर्फ हो जाता है, यानी फ्रीजिंग बोलिए या सॉलिडिफिकेशन बोलिए। सॉलिड में चेंज कर रहे हैं यानी सॉलिडिफाई कर रहे हैं, यानी सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। यानी कि जब एक लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, बनता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? एक कूलिंग लिक्विड द पार्टिकल्स कम क्लोजर ड्यू टू द डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो मूवमेंट तेजी से मूव कर रहे थे, अब वो धीमे धीमे मूव करेंगे, मूव ही नहीं करेंगे, तो यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो गई। तो यानी पार्टिकल जो होते हैं क्लोजर हो गए, तो क्या हो गया? कूल हो गया, और कूल हो गया तो वो क्या करेगा? सॉलिड में चेंज कर जाएगा, है ना। यही होता है कॉन्सेप्ट इसकी। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या? अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में आपको कभी रटने के लिए एडवाइस नहीं दूंगा, समझा दिया फ्रीजिंग क्या होता है। अब आप एग्जाम्पल लिखिए कि द प्रोसेस वेयर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपको ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश नहीं आती है, और जब आप हिंदी में अच्छी तरीके से समझ लिए हो तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हो। इंग्लिश में भी आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर इवेपोरेशन की बात करें, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। और होता है एक्चुअल में दोनों यही होता है, लिक्विड से वेपर चेंज होता है बॉइलिंग में भी, लिक्विड से वेपर चेंज होता है इवेपोरेशन में भी। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहा होता है तो वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जब कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, किसी भी टेम्परेचर पे कर रहा होता है, तो वो इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन हमारा क्या है? पहली लाइन समझ में आई, द प्रोसेस वेयर सॉलिड चेंज लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे चेंज करेगा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर चेंज कर रहा है तो वो क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये क्या होता है? सरफेस फिनोमिनन होता है, यानी कि केवल एक सरफेस के थ्रू वो इवेपोरेट होगा। बल्क और जो आपका बॉइलिंग होता है वो क्या होता है? बल्क फिनोमिना होता है, यानी कि पूरा पूरा लिक्विड आपका बॉइल हो रहा है ना। पूरा लिक्विड आपका वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा होता है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है कि सरफेस फिनोमिना होता है। अगर आप थोड़ी सी जगह पे पानी गिरा दिए तो वो देर में इवेपोरेट होगा। अगर आपने पूरी छत, मतलब आप समझ लो कि एक मग आपके पास पानी है, मग आपने पानी का ऐसे धूप में रख दिया तो वो बहुत टाइम लेगा इवेपोरेट होने में। लेकिन आप पूरी छत पे वही पानी फैला दो, फिर पूरी छत हीट अप होकर के वो सरफेस पूरा बढ़ गया ना, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इवेपोरेशन आपका स्पीड में होगा, जल्दी होगा। तो यानी कि सरफेस फिनोमिनन हो जाएगा। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की सरफेस है ना, उस पर इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है। और इवेपोरेशन को बॉइलिंग, बॉइलिंग किस पे डिपेंड कर रहा था? केवल केवल टेम्परेचर पे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बॉइलिंग होने लगी। लेकिन इवेपोरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मग में आपने रख दिया तो वो देर में इवेपोरेट होगा, और आपने वही चीज जो है पूरी छत पे फैला दिया, पानी आपने बाहर गिरा दिया तो वो क्या होगा? फैल गया। अब वो सरफेस एरिया आपको बढ़ गया, तो इसलिए इवेपोरेशन जो होगा आपका जल्दी हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करें, जब आपकी धूप तेज होगी यानी टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा? गर्मी के सीजन में इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठंडी के समय में इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एयर पार्टिकल्स में भी होंगे। ह्यूमिडिटी की कॉन्सेप्ट समझिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपके एयर में कितना आपका मॉइस्चर है ना। जब आपके एयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है, मॉइस्चर हो गया है ठंडी में, तो तब क्या होगा? तब आपने पानी को गिराया, इवेपरेट होगा, लेकिन वो बहुत स्लो इवेपरेट होगा। क्यों? इवेपरेट होने के बाद ऑलरेडी एयर में पानी है तो वो नीचे से लेना ही नहीं चाहेगा, बहुत कम लेगा। लेकिन अगर एयर आपकी पूरी ड्राई है, सूखी हवा है, सूखी हवा है तो पानी को वो तेजी से इवेपरेट कर लेगी, ठीक। और विंड स्पीड, जब स्पीड में होता है, ये सब आपको पता है, बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी में जब आप रेस्पिरेशन की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे आती हैं। और विंड स्पीड क्या होती है? जब आप हवा तेजी से चल रही है, हवा तेजी से चल रही है तो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, है ना।
अब हवा हवा धीमे धीमे हवा चली नहीं रही है तो पानी जो है। अच्छा ये समझो, कपड़ा हम लोग धूप में फैलाते हैं, जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। कपड़ा जो है हमारा, अगर हवा धीमी चल रही है तो देर में सूखता है। गर्मी के समय में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठंडे के समय में कपड़ा देर में सूखता है। यानी कि टेम्परेचर की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई और विंड स्पीड की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। सरफेस एरिया मैंने आपको छत वाली कॉन्सेप्ट समझा दी। ह्यूमिडिटी समझिए, जब बरसात के मौसम होता है, यानी कि जब ह्यूमिडिटी आपकी एयर में बहुत ज्यादा होती है, तब क्या होता है, तब कपड़े देर बरसात के समय में कपड़े नहीं सूखते हैं, स्मेल आने लगती है। इसी कारण होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, तो आपके कपड़े का जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं हो पाया रहता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने पहले ही समझा दिया। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब होता है कितना ज्यादा इवेपोरेशन हो पाएगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। रेट का मतलब होता है कि किसी एक टाइम में कोई काम कितना हो पाता है, ठीक है। इवेपोरेशन की बात करें, सरफेस एरिया पे मैंने बता दिया, सरफेस एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शैलो क्वेरीज ऑफ बर्न्स आर बिल्ट नियर द सी। The shallow burns are provide a relatively large surface area for water to evaporate quickly. Water from these burns evaporates, leaving salt behind. Then the salt is collected and refined before use. एक चीज समझना कि जो नमक होता है ना, समुद्री नमक, जो हमारा सी सॉल्ट होता है, उसे हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? क्या करते हैं, हम लोग सी वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो पानी एवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट आपका रिमेन रह जाता है, तो हमने सॉल्ट लेकर के अपना यूज कर लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, वो बड़े से एरिया में बनाया जाता है, और कहाँ करते हैं, सरफेस सी के किनारे करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया हमको मिल जाता है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, इस तो हमें नमक जो है हमारा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और फिर हम उसे रिफाइन करके हम लोग अपना यूज कर लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, हमें बताइए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, यानी क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे देन ऑन अ क्लाउडी डे। जब आपकी क्लाउडी डे होता है, यानी कि बदली होती है, उस दिन क्या होता है कि आपको देर में कपड़े सूखते हैं, और सनी डे यानी धूप तेज होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ह्यूमिडिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बरसात के मौसम में कपड़े देर में सूखते हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट इवेपोरेशन कम होगा, और रेट इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ विंड भी मैंने आपको समझा ही दिया है, फ्लोथ्स वाली कॉन्सेप्ट, इसे फिर से बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, आपके मन में आ रहा होगा ना कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। आपको पानी तो उड़ गया, तो आपको तो हीट हो जाना चाहिए, कूल कैसे हो गया? कभी सोचा है, कभी आप धूप में खड़े हो जाइए, तो आपकी बॉडी जो होती है कभी गर्म नहीं होगी। कोई आप प्लास्टिक की चीज ले जाकर के रख दीजिए, लोहे का मेटल रख दीजिए, तो वो हीट अप हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी हीट अप नहीं होगी। प्लांट्स जो होते हैं वो कभी हीट अप नहीं होंगे। क्यों नहीं हीट अप होंगे पता है? प्लांट्स हो या हमारी बॉडी हो, अंदर से जब हमारी स्वेटिंग होती है तो वो इवेपरेट होता है, तो इवेपरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट देता है। ये कूलिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट तो हो ही गए, ठीक है। तो जब हमारा पानी इवेपरेट हुआ तो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, इस वजह से हमारा बॉडी जो है वो ठंडा रहता है, हमारा बॉडी जो होता है वो हीटअप नहीं हो पाता। अब ये समझो कि कूलिंग इफेक्ट कैसे हो गया। जब आप पसीने में आओ या फिर नहा करके आओ, तो पंखे के नीचे बैठ जाओ, ठीक, तो क्या होगा, आपकी वो जो पानी है आपकी बॉडी में लगा हुआ है वो क्या करेंगे, इवेपरेट करेंगे। इवेपरेट करने के बाद वो क्या करेंगे, फुल आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो लेकर के उड़ जाएंगे। और जब आपकी बॉडी एनर्जी को रिलीज कर जाती है, एनर्जी को कोई भी आदमी जब रिलीज करता है ना तो ठंडा महसूस करता है। खुद सोचो, जो आदमी खूब गुस्सैल हो वो खूब एनर्जी भरा होता है ना। तो जब उसका दिमाग ठंडा करना हो तो उसकी एनर्जी कम कर दो, ताकत कम हो जाएगी तो अपने आप उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगाया करिए, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एक बार रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain energy lost during evaporation. सराउंडिंग में जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पार्टिकल इवेपोरेट होने के लिए, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है इसके वजह से जो हमारा जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाता है, ठीक। और बॉइलिंग और इवेपोरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये समझ लेना।
बॉइलिंग जो होता है रैपिड प्रोसेस होता है, यानी कि जब आप पानी गर्म करना चालू किए 5-10 मिनट में आराम से बॉयल हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है, सुबह शाम तक पानी इवेपोरेट होगा तब जाके इवेपोरेट हो पाएगा। ग्राउंड वगैरह में जो पानी होता है वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना। इट टेक्स प्लेस एट द इंटायर मास ऑफ लिक्विड। जितना आपका लिक्विड है यानी बल्क फिनोमिनन हो रहा है, और वो सरफेस फिनोमिनन हो रहा है। बॉइलिंग जो है, बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर बल्क। बल्क का मतलब होता है कि आपका एंटायर मास, पूरा लिक्विड जितना आपने बॉइल कर रहे हैं ना, पूरा एक साथ जो है पूरे पे काम कर रहा है, पूरा बॉइल हो रहा है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, केवल केवल हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है। पानी बार बार बोलना ठीक नहीं होगा, लिक्विड बोलिए, ठीक है। इट टेक्स प्लेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है बिलो दैट पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। उस बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर यानी उस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर वो पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है तो जाकर वेपराइज हो रहा है, तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेसेस। जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है वो कांस्टेंट रहेगा बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान। समझ रहे हो, आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर है अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो वेपर में बनेगा तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, वो 101 नहीं होने वाला बिल्कुल भी, 0.1 भी नहीं वो चेंज करता है, बिल्कुल उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं करता, ठीक है, और वेरिएबल का मतलब चेंज करता है। इट कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन का कारण क्या होता है, मैंने पहले बता दिया कि कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी टेम्परेचर चेंज कर रहा है। सब्सटेंस बिकम्स कूल ड्यू टू इवेपोरेशन। जो सब्सटेंस से इवेपोरेशन हो रहा है वो कूल हो जाती है। एक चीज आप लोग अक्सर देखे होंगे गर्मियों में, जब लोग छतों पे सोते हैं तो छत पे सोने से पहले क्या करते हैं कि छतों पे पानी डाल देते हैं, फिर वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है और फिर छत पे वो लोग सोते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम कर क्यों रहे हैं, बस कर देते हैं। लेकिन इसको करने के पीछे रीजन यही होता है कि जब आपने पानी को छत पे डाल दिया पूरी छत पे, वो पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद छत पे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। आपकी जो सरफेस है वो छत की रूफ है वो क्या होगा, कूल हो गई। तो जब कूल हो गई आपकी छत तो आप वहां पे आप सोगे तो आराम से आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। और अगर आप पानी न डालते तो आपकी छत जो है रूफ रहती, जो रूफ थी वो आपकी काफी हॉट रहती, काफी वार्म रहती। अब बात करते हैं हम लोग कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर द वेपर चेंजेस इनटू अ लिक्विड। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब आपका जो एक गैस है, वेपर है, वो जब लिक्विड में चेंज करता है तो क्या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर वेपर कंडेंसेस एंड वी रिसीव द सेम वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब आप वाटर साइकिल को पढ़ेंगे तो क्या होता है कि आपका रिवर का वाटर या फिर आपका जो नॉर्मल बारिश का पानी जहाँ कहीं भी कलेक्टेड हुआ है, वो सारा पानी क्या होता है, इवेपरेट होता रहता है, इवेपरेट होता रहता है, इवेपरेट होकर के वेपराइज होकर के वो एयर में हो गया, ठीक। और एक टाइम पे क्या होता है कि वो वाटर रिसाइकिल होता है, कैसे, वो वाटर पानी वापस से पानी के फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। तो जब वो वेपर आपका पानी के फॉर्म में चेंज होकर के रेन के फॉर्म में नीचे आया तो क्या हुआ, वहां पे कंडेंसेशन हुआ, ठीक। कंडेंसेशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट के कारण हो जाता है। आप पेपर हो गया, पेपर को अगर आप ठंडा कर दो तो वो अपने आप लिक्विड में चेंज हो जाएगा। You will also the formation of water droplets on the outer surface of the glass। ये आपने देखा होगा कि ग्लास के आउटर सरफेस में जो होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो जो होता है जब आप ठंडा पानी को ग्लास में ले लो, है ना, एक ग्लास में ठंडा पानी ले लो तो क्या होता है कि ग्लास के बाहर बाहर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कैसे, बहुत बच्चे इस चीज के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मेरे मन में खुद ऐसा क्वेश्चन आया कि बॉटल जो है ठंडा फ्रिज से पानी लेकर के आया तो यानी कि बॉटल के अंदर का पानी बाहर आ गया क्या प्लास्टिक के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना पानी बॉटल के अंदर है वो आपकी बॉटल के अंदर ही होगा, और बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी दिख रही होती हैं वो कैसे होती हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर यानी कि बॉटल के सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर ठंडा हो गया, वो ठंडा होकर के क्या हो गया, कंडेंस होकर के बॉटल में चिपक गया पानी, है ना। यानी बॉटल के अंदर का पानी बाहर नहीं आया, वाटर के बाहर का पानी बॉटल पे आकर के लग गया, कंडेंस हो गया, ठीक। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मैंने बता दिया कि सॉलिड जो होता है डायरेक्टली अगर गैस में चेंज कर जाए बिना लिक्विड में चेंज किए तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, इसको अगर हीट करते हैं तो डायरेक्टली वेपर में चेंज कर जाता है। नैप्थलीन बॉल्स, हमने देखा है कि जो
वो क्या करते हैं, चेंज कर जाते हैं हीट होकर के, अपने आप रूम टेम्परेचर पे भी हीट होकर के धीरे धीरे करके वो चेंज होकर के बन जाते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। कैंफर यानी कैंफर मतलब कपूर होता है, ठीक है। कपूर को हमने जलाया है, जलाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या करते हैं, गैस में चेंज कर जाते हैं। अगर हम उसे न जलाएं, कपूर को ऐसे भी अगर आप रख दें, रूम पे भी रख दें, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लिक्विड में आपको चेंज होता नहीं दिखेगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो वो कम होने के बाद यानी कि गैस में चेंज हो गया, सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया, ठीक। डिफरेंस बिटवीन सब्लिमेशन एंड वेपोराइजेशन, इन दोनों में क्या चेंज होता है। वेपोराइजेशन इज अ ट्रांजिशनल फेज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड फेज टू अ गैसियस फेज। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक ट्रांजिशनल फेज किया सॉलिड या लिक्विड से गैस में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अपने आप चेंज हो जाता है। नैप्थेलिन बॉल्स, कैम्फर, ये सारी क्या होता है, अपने आप चेंज हो जाता है। इनको ये कोई ट्रांजिशनल फेज ऑफ चेंज नहीं होता। ये एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड टू आइस, आइस को हमने हीट एनर्जी सप्लाई किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो सब्लिमेशन इज अ ट्रांजिशनल फेज ऑफ मैटर फ्रॉम अ सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड फेज। यानी सब्लिमेशन क्या हो गया, आपका सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज हो गया। बीच की जो आपकी स्टेट है वो नहीं आई, बीच से आपको मतलब नहीं बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल यही दे दिया फिर से, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो कि डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड टू वेपर में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड फ्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, गैस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। कोई गैस है, उसको हमें लिक्विफाई करना है, हाई प्रेशर, उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर कम कर दें, ठीक, जो हमने कंडेंसेशन में देखा। कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन एक ही चीज होता है। या तो फिर हम उसका प्रेशर घटा दें, प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या समझ रहे हो, जब आपको अगर एक बड़े से कमरे में रख दिया जाए तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन अगर हम आपको कह दें कि एक छोटे से कमरे में बिल्कुल रहिए और कुछ सारा सामान भी रख दें, तो यानी कि आप प्रेशर में रह रहे हो ना, प्रेशर है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। तो क्या हो गया, और उसी तरीके गैस को बड़े कंटेनर में है तो वो फैले हुए हैं, उनके मॉलिक्यूल सीधे उधर भाग रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ बिल्कुल छोटे से कंटेनर में रख दें किसी तरीके से, तो अब वो भाग पाएंगे नहीं, और वो क्या होंगे, बिल्कुल आप क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। क्लोजली पैक्ड होने के बाद क्या कर जाएंगे, वो लिक्विफाई हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड बाय, पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। एलपीजी आपने देखा होगा अपने घर, सबके घर घर होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ से फुल फॉर्म भी देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू लिक्विफाइड। यानी पेट्रोलियम गैस को हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया और उसका टेम्परेचर कम किया, तो क्या हो गया, एलपीजी कन्वर्ट हुआ। और इसी प्रिंसिपल से क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने में, यानी एयर के कंपोनेंट्स में क्या है, अलग अलग तरह की गैसेस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सारी चीजें हो गई। ये एक चीज समझो कि अलग अलग गैसेस हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होंगी, लिक्विफाई होंगी। तो यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विफाई किया, हमें पता है कि इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई करने पे ये गैस आती है, तो हम इस तरह से गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, एयर के कंपोनेंट्स को, ठीक है, लिक्विफैक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अब मैंने कहा था लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, इसको मैंने स्टार्टिंग में भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास dates from Antony Lavoisier in 1789 discovery that mass is neither created nor destroyed in chemical reactions. In other words, the mass of any one element at the beginning of the reaction will be equal to the mass of that element at the end of the reaction. इतनी बात समझिए कि एंटोनी लिवॉइजियर ने 1789 में अपनी डिस्कवरी के बाद क्या कहा कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी बना नहीं सकते, और जो बन गया है, मास बना रखा है, उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। केमिकल रिएक्शन के थ्रू या किसी भी कुछ भी मतलब हम कर लें, लेकिन हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर ये कह सकते हैं कि मास जो हमारा किसी एक एलिमेंट का, कोई हमने केमिकल रिएक्शन की केमिस्ट्री में, तो जो स्टार्टिंग में जितना मास था उतना ही मास कितना था, बिल्कुल लास्ट में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह आता है। और ये सारी चीजें आपको कहाँ पे यूजफुल होंगी, क्लास 11th में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तब, ठीक। बाकी जानते रहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जितना आपका कोई रिएक्शन आपने की, तो जितना आपने पहले एलिमेंट के मास थे उतना ही बाद में होगा
हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर गया, है ना। जैसे हमने पहले ही बताया कि पेपर को हमने बर्न कर दिया तो एच में और वेपर में चेंज कर गया। If we account for all reactants and products in a chemical reaction, the total mass will be the same at any point in time in any closed system. किसी एक क्लोज्ड सेक्शन, कोई क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपस में कंबाइन होकर के एक नया चीज बना रही है केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होती हैं। यहाँ पे आप देखो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा था ना दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन पढ़ाऊंगा। तो रिएक्शन क्या होती है? आपका रिएक्टेंट जो होता है वो बना रहा है प्रोडक्ट, और किसी भी एक टाइम पे उस क्लोज्ड सिस्टम में, यानी क्लोज्ड आपका जो कंटेनर है जिसपे आप रिएक्शन को करवा रहे हो, तो उसमें जो रिएक्शन और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास होगा, सम टोटल होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। और लिवॉइसियर फाइंडिंग laid the foundation for modern chemistry and revolutionized science। मैंने क्या कहा था? मैटर चैप्टर जो है वो क्या होता है? फाउंडेशन होता है किसका? केमिस्ट्री का। और मैटर में ही आ गया हमारे का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो उनकी जो डिस्कवरी थी एंटोनी लिवॉइसियर की, उनकी ये जो फाइंडिंग था यानी डिस्कवरी थी, वो उसने क्या किया? लेट द फाउंडेशन यानी नींव तैयार कर दी किसकी? मॉडर्न केमिस्ट्री की। जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है वो उसकी जो बेसिस है वो यानी कि जो फाउंडेशन है वो कहाँ पे आती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आती है। और रिवॉल्यूशनाइज्ड साइंस पे, यानी कि जब रिवॉल्यूशनाइज्ड साइंस, रिवॉल्यूशन के बाद वाली जो साइंस है हमारी, वो उसकी जो फाउंडेशन है वो कहाँ से आती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। कंबशन प्रोसेस, बर्निंग ऑफ वुड is a conservation of mass, as the burning of wood involves oxygen, carbon dioxide, water vapor and ashes। एक चीज समझिए कि लकड़ी आप हमेशा ठंडी में जलाते हो। ये काफी लोग ये सोचते हैं लकड़ी जल गई, खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। लकड़ी आपकी खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअल में उसका जितना मास, समझिए अपने 2 किलो लकड़ी जला दी ना, तो उसका जो वेपर बना और जो उसकी ऐश बनी, उन दोनों का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो भी 2 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक, इतना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से क्लियर रखिए माइंड में। आपकी बुक में एक दिया होता है एक एग्जांपल, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया, आपको ओरली समझा दे रहा हूँ। उसमें क्या करेगा कि 2 चीजों को ले लेगा, रिएक्ट कराएगा, पानी मिला देगा, मतलब ऐसे ही करेगा, कोई बड़ा काम नहीं करता है उसमें। उसको एक बार आप लोग अपनी बुक से रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाया जाता है। और ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हो। मतलब आप करिए कि एक 1 लीटर पानी ले लीजिए, ठीक। 1 लीटर पानी को आप किसी के दुकान पे जाकर के, आपके घर में वेइंग मशीन हो तो आप वजन कर लीजिए, उसको वे कर लीजिए। अगर मान लीजिए 2 किलो आपने पानी ले लिया, ठीक है, मास की बात कर रहे हैं इसलिए केजी में बात कर रहे हैं, लीटर में नहीं, ठीक। 2 किलो आपने पानी ले लिया मास को हल करके, ठीक है। उसको ले जाकर के फ्रीज कर दो, बर्फ बना लो, उसके बाद उसको वजन करो, देखो वो भी 2 किलो ही रहेगा, ठीक। और उस लेकिन अब वेपराइज करके उसको कलेक्ट कर पाना ये घर का काम नहीं हो पाता, वो तो लैब का काम है। वरना मैं अगर ऐसा किया जाए घर पर कि जो आपका लिक्विड है उसको इवेपरेट कर दिया जाए, उसको वेपराइज कर दिया जाए, बॉईल कर दिया जाए, उसके बाद उस वेपर को कलेक्ट करके उस वेपर का हम मास कैलकुलेट करें। ये किया कैसे जा सकता है? मान लो किसी बलून के अंदर हमने वेपर कलेक्ट कर लिया, है ना। वेपर कलेक्ट करने के बाद बलून का मास हमें पहले ही पता है, अलग से जो मास बाद में बढ़ गया वो हमें पता चल जाएगा कि एयर का मास हो गया, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग तरीके से दिखाया गया कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह पे वैलिड होता है, हर जगह पे वैलिड होता है। यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाएंगे तो वैलिड रहेगा। मैंने पहले एक घर बनाने वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया कि एक जगह से मिट्टी की खुदाई होकर के ईंट बनती है, तो जाकर के उससे उससे बिल्डिंग्स तैयार होती हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें समझ में आती हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ये मैटर चैप्टर आपका क्लियर खत्म हो गया, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और एक चीज समझिए, होमवर्क आपका टाइम पे हो जाना चाहिए। होमवर्क नहीं होगा तो फिर समझ लो बेटा पढ़ाई कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। जितना चीजें अभी आपको पढ़ा दिया, एक बार इससे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार फिर से एक बार आप लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन तो आपको पढ़ाया नहीं है, बीच में कुछ हेडिंग्स आपकी छूटी हुई है। इसके बाद आप क्या करिए, भले ही मैंने आपका मैटर आपकी बुक से भी उठाया, हर जगह से आपका मैटर कलेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपकी बुक की छूट जाती हैं। बुक के साइड में कुछ ब्रैकेट में दिया रहता है, आपके हाईलाइटेड दिया रहता है, उन चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा आपको।
ठीक है। उसके बाद मैं एक दिन आप लेक्चर रख कर आपको बुक पे भी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम आराम से। ओके, फिर आप लोग होमवर्क कंप्लीट